lunch or are sleeping. It's a great honor for me to be here. पिछले 1.5 घंटे से जो मैं सुन रही हूँ उससे हौसला भी बढ़ता है, लेकिन I feel extremely, what's the word? I'm deep in my humility at what people go through, are going through, और कितनी हद तक अपनी जान को लाइन पे लगाकर, हर रोज की रोजी रोटी लाइन पे लगाकर लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं मुकुल सिन्हा के पास बैठी हुई थी और मुकुल मुझे कह रहा था कि भाई ऐसी बातें छत्तीसगढ़ की सुनकर ऐसा लगता है कि गुजरात में तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पहुँचते हैं उसका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आज गुजरात में लोग कहते हैं कि अहमदाबाद शहर औरतों के लिए बहुत सेफ है, लेकिन अहमदाबाद शहर आज औरतों के क्राइम्स में हिंदुस्तान में तीसरा सबसे डेंजरस शहर होके रहा है। तो मेरे बीजेपी के दोस्त मुझे कहते हैं हाँ लेकिन दिल्ली जितना तो खराब नहीं। मेरा ये कहना है कि 30 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तब सचमुच अहमदाबाद में हम 3 बजे सुबह में 5 औरतें गहने पहनकर 2 व्हीलर पे जाके चाय की किटली पे बैठते थे और हमारे माँ बाप ये पूछते तक नहीं थे कि हम हैं कहाँ। तो शायद अहमदाबाद दिल्ली से कम डेंजरस है, लेकिन हम कहाँ थे और कहाँ आए। इसलिए जब हम गुजरात को छत्तीसगढ़ के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, आई थिंक दैट गिव्स द रॉन्ग पर्सपेक्टिव एंड वी आर फीडिंग इनटू मिस्टर मोदीज मायाजाल। आज अगर हिंदुस्तान भर में गुजरात की वाह हो रही है सिवा हमारे सबकी, तो दैट इज बिकॉज ऑफ अ फॉल्स प्रेमिस, एंड दैट प्रेमिस इज that the growth in the GDP is really what life is about. और जो गुजरात में एक भय का माहौल है, जो गुजरात में अच्छे एजुकेटेड लिबरल लोग आज 10 साल से यहाँ एक बंडाना बांध के बैठे हैं, उसकी बात मैं शायद करना चाहूंगी। 2002 के जेनोसाइड में मैं अहमदाबाद में नहीं थी। उन्हीं 4 दिन मैं कलकत्ता में परफॉर्म कर रही थी और हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो साबरमती नदी के तट पर है और बिल्कुल हमारे सामने 150 साल से रह रहे मुसलमानों की बस्ती थी और पूरे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 3 लोग थे उन 4 दिनों, और वो मुझे एसएमएस करके फोन कर रहे थे कि पूरी बस्ती जल रही है, हम क्या करें। 4 मार्च को मैं अहमदाबाद आई, बहुत मित्रों से मिली, भयंकर वीडियो क्लिप्स देखी और इमीडिएटली मुझे लगा कुछ करना होगा, कुछ इमीडिएटली करना होगा। मैंने कभी केस नहीं लड़ा, मैं कभी कोर्ट में गई नहीं थी। हिंदुस्तान एक्टिविस्ट जरूर थी बट नॉट थ्रू लीगल मीन्स। और 2 मित्रों के साथ हमने तय किया कि कुछ नहीं तो इमीडिएटली एक पीआईएल कर देना चाहिए। तो पीआईएल प्रिपेयर करके 1 अप्रैल को हमने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला पीआईएल दर्ज किया। अभी पिछले कुछ महीनों पहले संजीव भट्ट की जो नानावटी कमीशन में टेस्टिमनी थी, उससे मालूम हुआ है कि 6 ही दिन के बाद, मेरी पीआईएल की 6 ही दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने सीक्रेट सर्विस के पैसे निकालकर मेरी पीआईएल को कैसे डिरेल किया जाए, मेरे एडवोकेट्स को ब्राइब करके, वो अभी मालूम हुआ है। लेकिन उस वक्त ये मालूम है कि as soon as I filed my PIL, the harassment against me, my institution and my children started. अप्रैल में कुछ लोगों के साथ हमने तय किया कि गुजरात में जो हुआ वो हुआ,
सिर्फ उंगली बता के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए we decided that we wanted to gather together people who wanted to look at the long range strategies of what could be done against this politics of hatred. So we sent out emails and we said, we are organizing it, but it's open for everybody. Let anybody who wants to come, and it's going to be at the Gandhi Ashram. मैंने इनको भेजा, इन्होंने किसी और को भेजा, and on the 7th of April, 300 people, including Muslims from Ahmedabad who had never come out of the ghettos since the genocide of 2 months ago. There were people from Chhattisgarh, there were people from Chennai, there were people from Bombay, all sorts of people, and we gathered at the Gandhi Ashram. The meeting started at 10 o'clock. Next to us in the next room was a meeting of Gandhians run by Narayan Bhai Desai. We were a large group here. At 11:30, I got a message from a colleague of mine sitting next to me saying Medha Patkar is in town and wants to know if she should come here. And I immediately मैंने कहा नहीं, मेधा जी से कहिए प्लीज यहाँ मत आइए, क्योंकि ये पूरी मीटिंग नर्मदा बचाओ पे चली जाएगी और उसको गलत तरीके से पॉलिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि एंटी मेधा सेंटीमेंट बहुत है, लेकिन दिस इज मच बिगर देन एंटी मेधा ऑफ द वाटर, सो प्लीज आप मत आइए। मैंने बहुत अनइक्विवोकली उन्हें मैसेज भेजा। At 1 o'clock, just before we broke for lunch, Medha ji arrived. अब as somebody who had originally called the meeting, मैं दरवाजे से तो उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। अगर मोदी भी आया होता तो I would have had to ask him to come in. वो आई, वो मेरे पास बैठी। I said, Medha ji, we are breaking for lunch in 5 minutes. I request you to leave. Please leave, because the meeting is going extremely well. People are genuinely thinking of strategy. How do we affect education? There is hatred in education, there is hatred in textbooks, there is hatred in newspapers. How do we change this to actually change India? So I said, please go. 5 minutes later, we broke for lunch. Within half an hour, we were coming back. There were 300 gundas of both the BJP and of the Congress. Chimanbhai Patel's wife, Urmila Ben Patel, had sent her own gundas because Medha Patkar was there and they are pro-Narmada, and journalists came. The Aaj Tak journalist Dhimant Upadhyay misreported, saying that Mallika Sarabhai has invited Medha Patkar. Within 30 seconds, there were people beating us. Medha ji's head was taken, and the man who then became the mayor of Ahmedabad took Medha ji's head and was banging it against the wall. He was huge. We tried to stop him. Somebody grabbed hold of me as 2 sticks were hit on my head. One of my colleagues took me into the river, through the sands, put me onto a scooter. We escaped. By the time I got to our institution, which is 10 minutes away, there were 300 saffron-clad people throwing bombs into the institution. And only because Aaj Tak had misrepresented it, I got inside. I called PC Pandey, who refused to answer the phone. I called the Aaj Tak Delhi office, but by that time every channel was reporting it. Every channel was misreporting it. And there are children in the institutions, there are parents in the institutions, it's an arts institution, there were hundreds of girls there. And these people wanting to burn it. We have no walls, the river is open, it's a completely open institution, there is no wall on the road, there is no wall on the river. And it was horrific, because it's one thing to put yourself in danger, it's a completely different thing to put hundreds of others in danger. ये हुआ, इसके बाद मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा, बिकॉज कंटिन्यूड। कुछ ही महीनों में मेरे सामने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस डाल दिया। इमीडिएटली एफआईआर ले लिया। मुझे मालूम नहीं था, इट वाज द डे बिफोर दिवाली, द कोर्ट्स हैड जस्ट शट एंड अ अरेस्ट वारंट वाज आउट फॉर मी। आई डिडंट नो। अ प्रेस पर्सन फोन मी एंड सेड, Mallika, get out of the state immediately, because they are going to arrest you and the courts are shut for the next 18 days. I hid under, it was like Sound of Music. I had to hide under a carpet in the boot of a car. I'm too recognizable to go anywhere. We got out of Gujarat. All the borders had been sealed to get me.
We got out of Gujarat, I went to Udaipur, I changed cars, I got to Jaipur, and for the next 18 days, while my phone was being traced, I was on the move, trying to escape arrest warrants because they had informed police across the country. In the midst of this, I have to tell you a wonderful, heartwarming thing that happened. I got off at Guwahati airport. मैंने सोचा यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे कौन पहचानेगा. तेल वेल वाले बाल थे, बड़े चश्मे लगाए हुए थे, और मेरा सामान आया बेल्ट पे, and one of the porters bent down to pick it up and held my hand and said, Malika ji, thank you. मैंने कहा मेरा cover तो उड़ गया. It was very heartwarming, but my cover was blown. I got home the day the court opened on the 1st of November. Went to the court. The police wanted my passport. My passport was taken, and a court order said that any time I went out of the city, I had to report to the police, and I had to go to the High Court before I could be allowed to leave the city. Now they know perfectly well that I am a dancer. I have dance performances constantly, and the whole स्ट्रैटेजी तब थी, आज भी है, कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे बंद करके कैसे मारा दिया जाए. और 10 साल गुजरात में ऐसा हो गया है, हमारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ऐसा हो गया, क्योंकि हम कला को इस्तेमाल करके ह्यूमन राइट्स अब्यूज, वुमेन्स एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर सबके साथ काम करते हैं. झारखंड में काम करते हैं, राजस्थान में काम करते हैं, एमपी में काम करते हैं. कैसे पैसा का फ्लो बंद किया जाए. आज पिछले 10 साल से कोई भी कॉर्पोरेट अगर हमारे इंस्टीट्यूशन के गेट के अंदर भी आता है तो 15 मिनट में चीफ मिनिस्टर की ऑफिस से उन पे फोन जाता है कि अगर आपको गुजरात में धंधा करना है तो मल्लिका साराभाई से बात मत कीजिए. आज भी हो रहा है. उसके बाद मेरे सामने मेरे खिलाफ कितने केस लगे. एक तो ऐसा केस लगा कि हमारी इंस्टीट्यूशन की जो कैफे है उसके कुक ने एक केस लगाया कि मैंने 2 पतेली ले ली उनकी, और ये एफआईआर लिया गया. आज मर्डर के एफआईआर नहीं लेते हैं, रेप के एफआईआर नहीं लेते हैं, लेकिन 2 पतेली चुरवाने का एफआईआर इमीडिएटली ले लिया पुलिस ने. और ऐसे तो मेरे खिलाफ 5 या 7 केस दर्ज हुए हैं. For 4 months before I could get to the Supreme Court and the Supreme Court dismissed this passport and so on, every morning I used to go to the police station. Every morning I would make a request कि मुझे 2 दिन के बाद जाना है, मेरा बम्बई में performance है. The court would open at 10:30. All the flights for Bombay would leave by 9 o'clock. And the whole idea was how to make a situation that even if the court gave me permission at 11:30, I could still not get to a performance. Now, my performance income is how the institution runs. The institution impacts anything between 3 and 5 lakh poor people every year through its projects on education and empowerment and human rights and violence and so on. Even today, the basic fatwa against me is nobody in Gandhinagar will take a call from me. Nobody in any police station will actually listen to us, or if we go for anything. मेरे इंस्टीट्यूशन में हर महीने तकरीबन 25 या 30 ऐसी औरतें आती हैं जिसको डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में हमारी मदद की जरूरत है. आज भी अगर मैं गई, उनके साथ गई, या मैंने फोन किया, there is nobody to answer the phone. The other thing that I have to tell you, and I have to share especially about what Shameen was saying, जिस शहर में मैं बड़ी हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, जिस शहर में मेरे परिवार ने प्रैक्टिकली हर एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया है, उस शहर के लोग इतने कावर्ड्स हैं, इतने गंदे हैं कि जिस पीरियड में मेरे खिलाफ ये केसेस चल रहे थे, एक की भी हिम्मत नहीं थी कि जब मुझे प्लेन में मिले, जब मुझे एयरपोर्ट पे मिले, जब मुझे रास्ते पे मिले, मेरी आंख में देखकर हेलो तक थे. ये माहौल है. अगर मल्लिका साराभाई के साथ ये होता है तो जो हजारों लोग गांव में लड़ने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता होगा. Nobody would answer phone calls. Not a single friend had the courage. Not a single head of institutions
who talk of liberal values and who talk of education, not a single one would answer a phone call because they were so frightened that उनके award चले जाएंगे, उनकी funding चली जाएगी, उनको professorship नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह. That is what all of us have to face. And I think we need to acknowledge that this is something we face. Hatred को तो हम somehow we will tolerate. And everybody who lives in Gujarat and tries to fight, and there are very few of us who actually still live in Gujarat, continue living in Gujarat to do anything, will know that there is a certain brazenness which we have developed. But this wall of silence and this wall of cowardice is something that is so difficult to face that is what suffocates. The fact that people think, हाँ ये तो टाइम पास कर रहे हैं. आप सबको मालूम है कि हमारी सही जिंदगी पास में रखकर, अलग रखकर हम ये करते हैं. कोई नहीं चाहता कि हम फुल टाइम एक्टिविस्ट बने. हम लोग यही सब चाहते हैं कि एक्टिविज्म की कोई जरूरत ही ना हो, कि हमें लड़ने की जरूरत ही ना हो, ऐसा हमारा देश बने. लेकिन जब हम करते हैं तब हम बहुत सी चीजें ऑन द लाइन रख के करते हैं. मुझे याद है मेरे बच्चे को मैं रास्ता क्रॉस करने नहीं देती थी क्योंकि पूरा माहौल आरएसएस का. मेरे मुसलमान दोस्त आते थे, इंस्टेंटली रिपोर्ट होता. मेरे मुसलमान ड्राइवर से इंस्टेंटली रिपोर्ट होता. So this is the kind of Gestapo network we live in Gujarat today. Sanjeev and I was speaking this morning and he said, no, so and so mustn't have taken your call because he might have thought that your phone is tapped. हर एक phone tapped. क्यों सिर्फ हमारे? And we live with that. We joke about it because there is no other way. But please, all I want to say is Gujarat today is not a jungly state. It's a very, very clever Gestapo state. It's not like Chhattisgarh where it's like the Wild West. This is an incredibly well thought out, well planned, very well funded strategy of killing a state. So if anybody tells you differently, don't believe it. Thank you.